हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल एक्सेल योर इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉट यू ऑलरेडी अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग रिलेटेड टू द सेम सेगमेंट। किस तरह से हमारी इकोनॉमी प्रॉब्लम में थी बिकॉज ऑफ आवर एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज ड्यून्ड बाय ब्रिटिशर्स, right? So here we are going for starting the next segment of idiot, that was we have already done agriculture A. Now we are starting with industrial sector. So before we start, just subscribe my channel. जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज subscribe my channel. Also do like and share it with your friends so that you can get time to time notification of my upcoming videos. So here we begin. Without wasting our more time, we'll start with फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। वेल वी ऑल नो, जिस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टेटस था उसी तरह से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टेटस भी बहुत खराब था। हमें पता है ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए तो वो जानते थे कि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि हमारी कंट्री में प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, राजा महाराजाओं की कंट्री थी हमारी। तो राजा महाराजा जो हैंडीक्राफ्ट सामान बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे अपने राजभवन को सजाने के लिए, वो उन्हीं गुड्स को बाहर भी भेजा करते थे। मतलब हम कह सकते हैं ट्रेड हुआ करते थे। तो हमारे जो गुड्स थे फॉर देयर गुड क्वालिटी, बेटर प्राइस और सबके लिए बहुत फेमस थे वर्ल्ड वाइड। तो जो ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए इन 17th सेंचुरी, दे स्टार्टेड अटैकिंग ऑन आवर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फर्स्ट। व्हाई? बिकॉज दे जस्ट वांटेड टू डेवलप देयर होम इंडस्ट्रीज गुड्स इन आवर कंट्री। और उसके लिए जरूरी था कि पहले जो हमारी कंट्री में प्रोडक्ट हैं उसको रिप्लेस किया जाए, उसको हटाया जाए। तो उन्होंने जो सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसलिए हमारी इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में पहला कंसर्न ही इसी से रिलेटेड है कि ब्रिटिशर्स ने किसी भी तरह का हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को कोई साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस नहीं दिया। तो ब्रिटिशर्स ने कोई भी एफर्ट नहीं लगाए हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए और किसी तरह का उसको सपोर्ट देने के लिए। तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर साउंड नहीं था। तो जो मेन मोटिव था उनका हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिके करने का, डिक्लाइन करने का, वो सिस्टमैटिक तरीका था जिसके थ्रू उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया और अपनी होम कंट्री में डेवलप इंडस्ट्रीज के गुड्स को हमारी मार्केट में उतार दिया। तो पहला जो हेडिंग है वो यही बनती है हमारी कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। सिस्टमैटिक, क्यों ये वर्ड बार बार यहाँ पे आ रहा है? क्योंकि उनको हमारे संग ड्यूल पॉलिसी खेली। उनके इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के पीछे दो मोटिव थे। अब वो मोटिव क्या थे? दिस पॉलिसी वॉज ऑफ टू फोल्ड। दो तरीके से इस पॉलिसी को उन्होंने इंप्लीमेंट किया जिससे धीरे धीरे स्लोली सिस्टमैटिक तरीके से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई। कैसे किया? फर्स्ट, to reduce India to the status of mere exporter of raw material, that I have taught you already कि हमारी कंट्री को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाने के लिए उन्होंने हमारी कंट्री के सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रॉ मटेरियल गुड्स जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताए थे वो कहाँ ले गए? ब्रिटेन। तो उनको कैसे लेके गए? वो किस तरह से उन्होंने यूज किया? उन्होंने लगा दी एक्सपोर्ट फ्री। तो एक्सपोर्ट फ्री ट्रेडिंग कर दी जिसकी वजह से सारे रॉ मटेरियल सस्ते रेट में ब्रिटेन चले गए। तो हमारी कंट्री को क्या बनाना था? उनको मेन मोटिव क्या था? टू फोल्ड मोटिव का पहला मोटिव हमारी कंट्री को रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाना। सेकेंड मोटिव, टू मेक इंडिया स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर फिनिश गुड प्रोड्यूस ब्रिटेन। ब्रिटेन में प्रोड्यूस हुई, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के थ्रू प्रोड्यूस हुई वो गुड्स जो हमारे ही रॉ मटेरियल से बनी, उनके रॉ मटेरियल से नहीं, हमारा रॉ मटेरियल वहां लेके गए। अब उनको यूज करके उन्होंने फिनिश गुड प्रोवाइड करी और उन्हीं फिनिश गुड को प्रोड्यूस करके उन्होंने हमारे ही मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो ये था ब्रिटिशर्स का प्लान। दिस वॉज द स्ट्रैटेजी, टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। सो नाउ यू कैन सी हाउ ब्रिटिशर्स ruined our handmade products and made their product industries, made their product market in our country. Moving to second, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब जैसे ही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई, डी इंडस्ट्रियलाइज हुई, तो उसका मेजर इम्पैक्ट क्या आया? पहला इम्पैक्ट, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दैट इज ट्रू, क्योंकि जब कोई इंडस्ट्री बंद होती है तो आर्टिशियन, क्योंकि हम क्या कहेंगे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लोग काम करने वालों को आर्टिस्ट, तो जो आर्टिशियन इस एरिया में काम कर रहे थे उनकी जॉब चली गई, उनका काम चला गया। तो उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं। तो दे वर
माइग्रेटिंग टूवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जब कोई काम नहीं था अर्बन एरिया टाउन्स में, तो वो कहाँ जाएंगे, विलेजेस में। तो जितने लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की वजह से बंद होने की वजह से, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बंद होने की वजह से अनएम्प्लॉयड हो गए, तो उस लेवल पर वो लोग कहाँ जाने लग गए, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो क्या हो गया, mass scale of unemployment reached to mass scale of unemployed people reached to agriculture, and they have increased the pressure on agriculture sector, because as we all know, whenever more and more people will engage in a same ground of productivity, they will not be able to have more production because ground is limited, they will be overcrowded. एग्रीकल्चर सेक्टर में दे ऑल बिकम ओवरक्राउडेड, और प्रोडक्टिविटी वहीं की वहीं रही, यानी ज्यादा लोग हो गए, बट प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही कम हो गई। यही कारण था, मैंने एग्रीकल्चर के पहले टॉपिक में यही बताया था, लो प्रोडक्टिविटी लो प्रोडक्शन। रीजन, मास अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। यस, सेकेंड रीजन हियर इज इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड। तो क्या हुआ, जब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे और खत्म हुई, कैसे एडवर्स डिक्लाइन आया उसमें, कैसे एडवर्स इफेक्ट हुआ, कैसे, क्योंकि जैसे ही ब्रिटिशर्स ने अपनी फिनिश गुड को, अपनी कंट्री में प्रोड्यूस फिनिश गुड को हमारी कंट्री में सस्ती रेट पर बेचना शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली हमारे गुड्स की डिमांड कम हो गई और चीपर मशीन मेड गुड की डिमांड बढ़ गई, और इस तरह से हमारी मार्केट में हमारे ही गुड महंगे हो गए और वो रिप्लेस कर गए सस्ती मशीन मेड बनी गुड से, जिसकी वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। यू ऑल नो व्हाट आर कैपिटल गुड इंडस्ट्री। मैंने आपको पहले भी समझाया था कैपिटल गुड इंडस्ट्री के बारे में, या कैपिटल गुड्स के बारे में मैंने आपको समझाया था इन आर वेयर, कहा समझाया था, मैं जल्दी से रिकॉल करो। यस, नेशनल इनकम। तो हमने वहां सीखा था कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, द गुड्स विच आर हेल्पफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्दर गुड्स, राइट। तो जो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने में कैपिटल गुड्स यूज होती है, लाइक machine and tools. So capital good industry means here industries which are producing capital goods. It means the industry which are producing goods like machine and tool. There were hardly any such industry was developed for further industrialization. Because हम जानते हैं अगर मशीन टूल ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो वो हेल्प करेंगे प्रोडक्शन को लेवल को और बढ़ने के लिए, प्रोडक्शन लेवल ऑफ द कंट्री इंक्रीज करने में हमेशा याद रखो मशीनरी बहुत हेल्प करती है। पर जब उस टाइम पे कोई कैपिटल इंडस्ट्री इतनी ज्यादा थी ही नहीं, तो हम कैसे कैपिटल गुड्स की हेल्प से और गुड्स का प्रोडक्शन कर पाते, इसलिए हमारे यहाँ पे लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट हियर सेज कि जो राजा महाराजाओं का शासन हमारी कंट्री में हुआ करता था वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया। क्या होने लग गया? खत्म होने। As we know that in our country there was rajas, nawabs, इतने तरह के लोग हमारे यहाँ रहते थे, राजा, नवाब्स एंड ऑल टाइप ऑफ वी कैन से द महाराजा टाइप ऑफ पीपल, एम्परर्स, जिनके नाम से हमारा कंट्री बहुत ज्यादा फेमस था। तो वो जब यहाँ पे रूल करते थे तो वो पैट्रोनिस्ट थे टूवर्ड्स देयर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और उन्हीं की वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडमेड प्रोडक्ट्स की वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन इंक्रीज हुई थी। तो जब राजा महाराजाओं के होने की वजह से इन इंडस्ट्रीज को, इन हैंडमेड गुड्स को, इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को इतना प्रमोशन मिला था, तो खुद सोचिए जब इन्हीं का डिक्लाइन हो गया तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे बचती। माई मीनिंग हेयर टू से इज दैट कि जैसे जैसे ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में एंटर हुए, जैसे वो हर एरिया में घुसते चले गए, उन्होंने सबसे पहले राजा महाराजाओं का शासन खत्म करना शुरू किया, यानी प्रिंसली कोर्ट्स जो थे, राजा महाराजाओं के दरबार जो थे, वो सब खत्म हो गए। और जैसे ही प्रिंसली कोर्ट्स डिस्ट्रॉय हुए, खत्म होने शुरू हुए, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो गई। वी ऑल नो, क्योंकि यही राजा महाराजा, इन्हीं के थ्रू हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पॉपुलर हुई थी, रेपुटेशन बनी थी वर्ल्ड वाइड फॉर द बेस्ट क्वालिटी। पर जब यही नहीं रहे तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन होनी ही थी, क्योंकि इन्हीं के थ्रू ये चीजें ज्यादा प्रमोट होती है। इनसे रिलेटेड पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, किस तरह की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी कंट्री में चलती थी और किस तरह से राजा महाराजाओं का दौर था और किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चीपर मशीन मेड गुड। अभी इसी से रिलेटेड मैंने समझाया, यही मैं आपको बोल रही हूँ। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी पॉइंट्स आएंगे वो इंटर रिलेटेड है।
हर पॉइंट एक दूसरे से निकल के आ रहा है। जैसे मैंने कहा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म करने की तैयारी कैसे करी, 2 मोटिव से। उससे क्या हुआ, इफेक्ट आया, डिक्लाइन हो गई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। उससे क्या हुआ, ये 2 चीजें निकल गई। फिर क्या हुआ, कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी नहीं तो हम उसको कर नहीं पाए आगे। फिर उसी से आप ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्यों डिसअपियर हुई, क्यों खत्म हुई, क्योंकि प्रिंसली कोड डिसअपियर हो गए, खत्म हो गए। मूविंग टू नेक्स्ट, चीपर मशीन मेड गुड। क्या किया था ब्रिटिशर्स का सेकंड मोटिव, और ये मास इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड, अपनी गुड्स का मार्केट यहाँ क्रिएट करने के लिए। मशीन मेड गुड्स क्योंकि सस्ती, चीपर होती थी, और हैंडमेड गुड्स महंगी होती थी, तो उन्होंने मशीन मेड गुड ने हमारी हैंडमेड गुड्स की मार्केट खत्म कर दी। सो चीपर गुड हैज रिप्लेस्ड द डिमांड फॉर एक्सपेंसिव गुड्स विच आर मेड बाय हैंड ऑफ द आर्टिशियन, जिसकी वजह से चीपर गुड ने, मशीन मेड गुड ने एक मार्केट क्रिएट कर दिया हमारी इकोनॉमी में। इसके अलावा और भी पॉइंट्स है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जब तक आप इनको लिख लीजिए। और ये 2 मैंने जैसा अभी आपको वर्बली समझा है, आप उसको लिख सकते हैं। फटाफट कॉपी करिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं। So moving to the next, low contribution to gross domestic product GDP. Like I said, at the time of independence, जहां हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज्यादा मूव करने लग गए थे ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप ही सोचिए प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी कम हो गई, प्रोडक्शन खुद ही कम था, और प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन वाज इंक्रीज्ड। तो हर किसी के पास इनकम ही नहीं थी, लोग गरीब हो रहे थे, लोग भूखे थे, तो इस चक्कर में पॉवर्टी बढ़ रही थी। तो जब पॉवर्टी बढ़ रही है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज डिक्लाइन, और जब इनका प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तो डेफिनेटली फ्रॉम दी सेक्टर, फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी विल was become also very low. It's just because क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर was declining due to the decline of handicraft industry, जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म एंजॉय कर रही थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिसकी वजह से हमारी इनकम सोर्स बहुत अच्छी थी बिफोर ब्रिटिशर्स अराइवल इन आवर कंट्री। बट जैसे ही वो आए और हमारी इंडस्ट्रीज को डिक्लाइन किया, स्पेशली हैंडीक्राफ्ट, तो हमारा रेवेन्यू सोर्स कम होता चला गया। और इसी के कारण हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिस्ट्रॉय होने के कारण, इंडस्ट्रियल सेक्टर के कम होने के कारण, कैपिटल गुड इंडस्ट्री ना होने के कारण, अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज बिकम वेरी लो, राइट। सो हियर वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट आल्सो। हियर इज लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर हमारी कंट्री में उस टाइम पे बहुत कम होती थी, क्योंकि हम जानते हैं ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था बिफोर इंडिपेंडेंस। हमें सबको पता है कि आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं इन आवर इकोनॉमी। बट एट दैट टाइम ओनली पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड, देयर रोल वाज लिमिटेड, दे वर हैविंग वेरी फ्यू रोल इन इंडस्ट्रियल सेटअप। एक्चुअली उनका रोल था और चीजों में था, बट इंडस्ट्रीज के नाम पे बहुत ही कम एरिया में वो फोकस करते थे, क्योंकि बाकी सारी इंडस्ट्रीज किसने कवर कर ली, ब्रिटिशर्स ने। किसने कंट्रोल कर ली, ब्रिटिशर्स ने। वो अपनी ट्रेड पॉलिसी, अपनी बेनिफिट्स के लिए कंट्रीज, अपनी कंट्री की सारी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर रहे थे। तो जो कुछ बची हुई इंडस्ट्रीज थी जो पब्लिक सेक्टर के नाम पे अलॉटेड थी, बट उनको भी अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स ने ही काफी कंट्रोल ओवर पावर कर रखा था। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, वो आप लिख लेना। वेरी लेस रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर was also responsible for slow growth of industrial sector। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको पूरा लिख लेना। IS मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर का रोल कम होना एक सबसे बड़ा कारण था। तो इस सेक्टर के यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर के डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा कारण, इसका स्लो ग्रोथ होने का सबसे बड़ा कारण, और हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाई, अच्छी तरह फंक्शनिंग नहीं कर पाई, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो पब्लिक सेक्टर थे उसका रोल इस सेक्टर में बहुत कम था, वो बहुत लिमिटेड था, कुछ ही इंडस्ट्रीज तक ही था। वो इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी, रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन एंड पोर्ट, यानी इन 4 इंडस्ट्रीज और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इंडस्ट्रीज जो कन्फाइंड थी रिलेटेड टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, उस तक ही इनका रोल लिमिटेड था। उसके अलावा ये कहीं और हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस नहीं कर पाते थे ड्यू टू दी ओवर पावर्ड बाय ब्रिटिशर्स। दिस वाज द रीजन कि हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। मूविंग टू नेक्स्ट, फ्यू मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम पे हमारे हाथ में सिर्फ कुछ ही चीजें थी, चुनिंदा आइटम थे जिसके बेसिस पे हम अपने आप को मॉडर्नाइज्ड कहते थे उस टाइम पे बिफोर इंडिपेंडेंस। तो क्या फीचर्स थे, ऐसा क्या हुआ, इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आप लिख लेना। वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज वर देयर इन द नेम ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। कुछ ही इंडस्ट्री थी मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम पर। दे वर कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट मिल्स। तो वो कौन कौन सी थी,
तो कुछ इंडस्ट्रीज वो क्या थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जूट मिल्स, यानी जो फ्यू इंडस्ट्री थी मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, वो कौन सी थी, एक तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जूट मिल इंडस्ट्री, और वो भी लिमिटेड कुछ ही एरिया तक ही थी, क्योंकि बाकी सारे एरिया में तो एग्रीकल्चर हो रहा था। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो था वहां पे कॉटन की मिल्स थी, कॉटन टेक्सटाइल थे, और बंगाल जो फेमस है जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट हुआ, ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली कैपिटल बनाई अपनी इंडस्ट्री के लिए, वहां पर उन्होंने जूट मिल्स को डेवलप किया। बट जूट मिल का जो प्रोडक्शन था, जो एरिया था, जो ओनरशिप थी, वो किसके हाथ में थी, फॉरेनर्स। फॉरेनर्स कौन, ब्रिटिशर्स। और जो प्रोडक्शन कॉटन टेक्सटाइल के नाम पे किया जा रहा था, दैट वाज इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, एंड दैट वाज मेंटेन बाय इंडियंस। तो इंडियंस के बेसिस पे अगर हम बात करें, तो अगर हम जूट मिल्स की देखें तो जूट मिल्स में भी काम तो इंडियंस ही कर रहे थे, बट उनको रूल कौन कर रहा था, फॉरेनर्स। बट जो इंडियन टेक्सटाइल थी, कॉटन टेक्सटाइल, वो इंडियंस ही रूल कर रहे थे। तो जो मॉडर्न इंडस्ट्री का नाम हम यहाँ ले रहे हैं, उसमें कॉटन टेक्सटाइल जूट मिल्स ही थे, जो कहाँ है, महाराष्ट्र और गुजरात में। और किसने उसको कंट्रोल किया, इंडियंस ने। जूट मिल्स किसने कंट्रोल करी, फॉरेनर्स ने, इन बंगाल। इसके साथ ही with the beginning of before half century of 19th century, half of 19th century में हमारे पास एक मॉडर्न इंडस्ट्री और सेटअप हो गई थी, दैट वाज टिस्को। 1907, ये ईयर याद रख लेना अच्छे से, बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। 1907 में टिस्को नाम की इंडस्ट्री सेटअप हुई, जिसका पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या नाम है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर में स्टैब्लिश हुई इन द नेम ऑफ टिस्को, द मॉडर्न इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। फिर क्या हुआ, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वी ऑल नो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुई है, कब, कौन सा टाइम पीरियड है, 30s का, 34 to 39 के टाइम पीरियड में था। तो उस वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद कुछ इंडस्ट्रीज और सेटअप हुई इन द नेम ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, और वो कौन सी थी, शुगर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्री केम अप इन द नेम ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम पे हमारे पास क्या था, थोड़ा सा हलवा इन अ बिग प्लेट, तो वो क्या कह सकते हैं हम, कॉटन टेक्सटाइल जूट इंडस्ट्रीज। एंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी 30s के बाद, अगर इट इज और नियर टू 40s, जब हम इंडिपेंडेंस के काफी करीब आ चुके थे, 7-8 साल ही बचे थे, 8-9-10 साल शायद, तो इतना टाइम ही बचा था। उस टाइम पीरियड पे जाकर के कुछ और नई इंडस्ट्रीज आई, जिनमें है शुगर, सीमेंट एंड पेपर। तो मॉडर्न इंडस्ट्री बस यही थी, कॉटन कैपिटल इंडस्ट्री थी नहीं, और बहुत लिमिटेड थी, और मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम पे सिर्फ यही इंडस्ट्री थी। तो आप खुद इमेजिन करिए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना पुअर था। मूविंग टू द लास्ट टॉपिक इन दिस, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटेड ट्रेड पॉलिसी, इसका मतलब बहुत बायस ट्रेड पॉलिसी थी। ब्रिटिशर्स का एक ही मोटिव था, इंडिया को स्प्रॉलिंग मार्केट बनाना उनके खुद के प्रोडक्ट के लिए, और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बनाना। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, 2 टेक्निक यूज करी, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जो गुड्स ब्रिटेन जाती थी, ध्यान रखना, सिर्फ ब्रिटेन जो गुड्स जाती थी इन दी फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, उनको टैरिफ फ्री कर दिया। इसके अलावा जो गुड्स किसी और कंट्री में जा रही हैं, उन सब पे हाई टैरिफ कर दिया। तो हाई टैरिफ की वजह से वो जा नहीं सकी, और जो गुड्स ब्रिटेन जा रही थी उन्हीं का एक्सपोर्ट इजी हो गया, क्योंकि वो टैरिफ फ्री थी। टैरिफ क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स, राइट। तो इधर हम बात करें, टैरिफ मीन्स टैक्स इम्पोजिशन ओनली इन द फॉर्म ऑफ मनी, राइट। नेक्स्ट, टैरिफ फ्री इंपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड। फिनिश गुड कहां से, फ्रॉम ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जो फिनिश गुड प्रोड्यूस होती थी, जो फिनिश गुड उनकी इंडस्ट्रीज में बनती थी, उसका मार्केट उन्होंने कहाँ क्रिएट किया, इंडिया में। तो उसको लाने के लिए इंडिया में उन्होंने टैरिफ फ्री कर दिया, जिससे वो गुड्स और सस्ती हो गई, और सस्ती होने की वजह से उनकी मार्केट में डिमांड बढ़ गई, चीपर हो गई, और हमारे हैंडमेड गुड को रिप्लेस कर दिया, राइट। तो 2 पॉलिसी खेली उन्होंने, एक्सपोर्ट भी फ्री कर दिया और इंपोर्ट भी फ्री कर दिया, किससे, ब्रिटेन के साथ। और यही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अगेंस्ट कर दिया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो वर्ल्ड वाइड डिमांड में थी, उनके एक्सपोर्ट्स पे हैवी ड्यूटी लगा दी, और हैवी ड्यूटी लगाने की वजह से वो एक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई, और फॉरेन मार्केट में कंपटीशन झेल नहीं पाई। दे वर अनेबल टू फाइट विद कंपटीशन इन इंटरनेशनल market, due to which their demand at worldwide level was decreased and handicraft industry was decreased. So in all short, ब्रिटिशर्स की ट्रेड पॉलिसी ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म कर दिया वर्ल्ड वाइड, उनकी डिमांड खत्म कर दी, और उनके प्रोडक्ट की डिमांड हमारी कंट्री में बढ़ा दी। तो उनका एक ही मोटिव था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की ट्रेड पॉलिसी को बायस करने का, हैवी ड्यूटी लगाने का, जिससे ब्रिटिशर्स के गुड्स की डिमांड हमारी कंट्री में बन जाए, उनके लिए एक बढ़िया मार्केट हमारी कंट्री में तैयार हो जाए, राइट। सो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को
बर्बाद किया, हम कह सकते हैं। तो इस तरह से इसी कारण से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई। तो अब आपने देखा होगा ये 9 पॉइंट्स बहुत कोरिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो इन सबको फटाफट से लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाद में जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और कभी भी इस तरह के आंसर लिखें तो सबसे पहले फ्लो चार्ट में सारे पॉइंट्स लिख दो, फिर पॉइंट्स को लिखने के बाद 1 बाय 1 उनको इलेबोरेट करते चलो, उनको एक्सप्लेन करते चलो, और हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन 3 से 4 लाइन से ज्यादा नहीं करना है, so that you can maintain your time limit and you can work faster in board examination. That's all for today. I hope you all are understanding this concept. So that's all.